हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों हम लोग आज अपने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो पुराने सालों में जितने भी जैसे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बच्चों इन क्वेश्चंस से मैक्सिमम सीखना चाहते हैं तो कम से कम आपको इस चैप्टर के डेरिवेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे फार्मूलों के बारे में आपको पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई मोस्टली रिपीट करती रहती है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बना के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है। बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब है लेस देन 95 तो नहीं रहेगा, या तो 95 रहेगा या 95 से ऊपर रहेगा, अगर आप ईमानदारी से इन सभी क्वेश्चंस का हल जानते होंगे तो। ओके बच्चों, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, व्हाट इज एसआई यूनिट। तो हमको क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना है और उसका एसआई यूनिट भी बताना है। रेजोनेंस एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस की हमें क्वालिटी बतानी होती है कि वो क्वालिटी क्या है, मींस किस क्वालिटी का वो रेजोनेंस है। अब वो जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी फैक्टर से पता चलती है। किससे पता चलती है? क्वालिटी फैक्टर से। तो ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ये रेशियो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का किसके साथ? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के साथ। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस बिटवीन दोज फ्रीक्वेंसीज। और ये जो ओमेगा 2 ओमेगा 1 है वो क्या है? एट विच करंट इज 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। रेजोनेंस के समय जो करंट रहा होगा, ये आपको ग्राफ पता होगा, करंट का ओमेगा के साथ बनता है रेजोनेंस कंडीशन में। ये करंट है, तो करंट का 1/√2 टाइम अगर हम कर दें 1/√2 टाइम्स ऑफ I0, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2, इन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का डिफरेंस, ठीक है, ये वैल्यू, इसको साधारणतः बैंडविड्थ भी बोल देते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को। तो आप ये भी बोल सकते हैं इट द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ऊपर भी ओमेगा नीचे भी ओमेगा, तो फिर इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। बच्चों सीबीएसई में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। जैसे कि हम डेफिनेशन को डिफाइन करके आगे बढ़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें पीछे से वो भी अटैच किया गया है, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो आपको पूरा आंसर पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरा आंसर देना भी है। हर पार्ट का अलग अलग आप डॉट बना के, पॉइंट बना के उनके आंसर्स दे सकते हैं। ABC लिख के आप आंसर दे सकते हैं, 1 2 3 लिख के आप आंसर्स लिख सकते हैं। दूसरा है द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज 0.5। AC सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो 0.5 है। पावर फैक्टर क्या होता है AC सर्किट का? cos phi, जिसकी वैल्यू क्या है? 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2, आधा। cos phi की वैल्यू 1/2 ये दिया गया है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लाउडली बोलूं जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, बिल्कुल। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। तो जो भी सर्किट रहा होगा जिसका भी ये पावर फैक्टर है, तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, यानी फाई की वैल्यू क्या है। तो अगर cos phi की वैल्यू 1/2 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है ये, बहुत अच्छा है, शाबाश। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। कैपेसिटिव का रिएक्टेंस क्या होता है? यानी AC सर्किट में जब हम कैपेसिटर लगाते हैं, मान लीजिए एक AC सर्किट है सिंपल सा, एक कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर कितना अपोज करता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द AC वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर ने कितना अपोजिशन ऑफर किया है, कैपेसिटर ने कितना अपोज किया है AC वोल्टेज को, AC करंट को, हम उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1/ωc होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/ωc। ओके, बिल्कुल। तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएं, तो XC का ओमेगा के साथ ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। 1/ω है इसलिए ऐसा रहेगा ग्राफ।
ठीक है, ओमेगा के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो। चलिए, ये ग्राफ भी सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए वो डिस्कस करना जरूरी था। इस क्वेश्चन में तो आपको केवल उसकी एसआई यूनिट बतानी थी। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द एसी करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। एसआई यूनिट भी पूछी है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ठीक है, जो भी आपका अपोजिशन है, हर प्रकार का अपोजिशन इस एसी सर्किट में, चाहे वो आरएल सर्किट हो, चाहे वो प्योरली आर हो, चाहे प्योरली सी हो, चाहे वो प्योरली एल हो, कैसा भी सर्किट हो, एलसीआर हो, हर प्रकार के अपोजिशन को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस वाला सर्किट है तो रेजिस्टेंस बोल देते हैं, कैपेसिटर वाला है तो उसको रिएक्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, और अगर एलसीआर सर्किट है तो उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। लेकिन हर प्रकार के अपोजिशन का जो यूनिट है वो ओम ही रहता है। यूनिट क्या रहता है बच्चों? ओम ही रहता है, क्योंकि अपोजिशन है। चलिए, अगला सवाल है, प्लॉट द ग्राफ वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हमने बनाया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा-c, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2π न्यू। तो एक्स का न्यू के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे रिएक्टेंस कम होता जाएगा, रिएक्टेंस कम होता जाएगा, कैपेसिटर कम अपोज करेगा अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। ये फ्रीक्वेंसी बच्चों किस चीज़ की बढ़ रही है? ये फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की बढ़ रही है, एसी सोर्स। ठीक है, आपका ये कैपेसिटर लगा है, मैं जल्दी से बना दूं, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर कम अपोज करेगा। ठीक है, चलिए, शाबाश। तो अच्छे से हम क्लियरली सारे क्वेश्चंस को अगर हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो फिर हमें नहीं लगता कि आप कहीं पीछे रहने वाले हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। अगला है, व्हाई डज द यूज ऑफ एसी वोल्टेज प्रीफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज, गिव टू रीजन। एसी वोल्टेज को हम क्यों यूज करते हैं, डीसी वोल्टेज को क्यों नहीं यूज करते ऐसे घर में? क्योंकि एसी वोल्टेज को बच्चों हम बहुत ज़्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज का हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करके हम एसी को जितना चाहें उतना दूरी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस केवल ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन एसी में ही संभव है। ठीक है, जब करंट चेंज होता है तभी मैग्नेटिक फ्लक्सेस चेंज हो सकते हैं, तभी वो ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि एसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। उसकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, उसकी वोल्टेज को कम कर सकते हैं। इसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। आप लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस वाले चैप्टर में रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम एसी को यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया साहब, बहुत बढ़िया। व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए इंडक्टर, क्या चाहिए? So the graph, the nature of variation of voltage और current in one complete cycle, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाइए एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर आपको क्वेश्चन, मैं एक ही बार पढ़ता हूं जनरली, अगर आपको ना सुनाई दे तो आप रिपीट करके उस क्वेश्चन को सुन लिया करें। ठीक है, वोल्टेज और करंट का, अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत में 1 नंबर के ही क्वेश्चन हैं कि जो भी आप बुक लेंगे, परचेज करेंगे, उसमें शुरुआत में 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 मार्क्स के होते हैं हर चैप्टर में। तो हमको ये पूरा डेरिवेशन तो नहीं करना है वोल्टेज और करंट का। हम लिखेंगे इसमें जो वोल्टेज होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो तो हर जगह होता है। और इस सर्किट के लिए जो करंट बन के आता है वो करंट आता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 एम्पियर। ओके, ये करंट की इक्वेशन आती है। अब आपको ये करंट की इक्वेशन सॉल्व करके निकालनी नहीं है। 1 नंबर में अगर आप ऐसा करने लगेंगे फिर आपका पेपर छूटने के चांस रह जाएंगे। ठीक है, वो हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना चाहिए जितना वो उसके लायक है। अब 1 नंबर का है तो आप 2-3 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिख सकते। सिंपल है, आप 1 लाइन में भी निपटा सकते हैं सवाल को अगर आप चाहें तो, लेकिन यहाँ पे 1 लाइन कैसे? तो आपको दिख रहा है कि ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस π/2 करंट इसमें पीछे चलता है। ठीक है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेस ऑफ π/2, या हम ऐसा बोल सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेस ऑफ π/2। कुल मिला के जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, t बराबर 0 पे अगर हम बात करें, ये टाइम एक्सिस है,
टाइम बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा और आप साइन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और t बराबर 0 रखेंगे तो i की वैल्यू -π/2 मतलब -90 माइनस का आएगा, तो आप यहाँ से बनाएंगे करंट को -I0 से। ठीक है, और आपको एक कंप्लीट साइकिल बना देनी है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है वोल्टेज और यहाँ पे लिख देना है करंट। ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। आप I0 इधर लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए वोल्टेज कॉमा करंट समय के साथ। इतना आपको बनाना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको अगर बनाना है सर्किट तो बनाइए, अन्यथा ये 2 लाइन लिखिए और एक ग्राफ बना दीजिए, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा CBSE बोर्ड में। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अभी आप देखें कितना ज़्यादा CBSE बोर्ड में रिपीट होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। द पीक वैल्यू ऑफ EMF ऑफ AC इज E0। पीक वैल्यू E0 है AC की, बहुत बढ़िया। राइट इट्स RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है बच्चों? AC की RMS वैल्यू E0/√2। AC की RMS वैल्यू क्या होती है? E0/√2। अब पूछेगा कोई डिफाइन तो करना नहीं है, तो उन्होंने बोला राइट इट्स RMS वैल्यू, तो हमने राइट कर दी। अगर वो बोलते डिफाइन RMS वैल्यू तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा है एवरेज वैल्यू इसी का, द पीक वैल्यू ऑफ AC इज E0। उसका पहला पार्ट था RMS वैल्यू लिखिए और दूसरा एवरेज वैल्यू भी लिखिए ऑफ कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल में बच्चों एवरेज कितना हो जाता है? 0। तो E एवरेज कितना हो जाता है? 0। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आती है? 0। इसीलिए फिर हम एवरेज को डिफाइन करते हैं हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, और उस समय फिर एवरेज आता है 2/π ऑफ E0। ये है E एवरेज, लेकिन ये केवल हाफ साइकिल के लिए एवरेज को डिफाइन किया गया उस समय है। कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई, वेरी गुड। अगला सवाल, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए प्योर इंडक्टर 2 मिली हेनरी, एक इंडक्टर है 2 मिली हेनरी का, और उसमें AC वोल्टेज लगा दिया है, और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I = 15 cos 300t। करंट ये फ्लो कर रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए प्योर इंडक्टर 2 मिली हेनरी, I = 15 cos 300t। ठीक, एम्पियर। व्हाट इज द RMS एंड एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल? RMS वैल्यू क्या होगी? RMS होता है I0/√2। अभी I0 आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 15, I = I0 sin ωt या I = I0 cos ωt। ठीक है, आप इस cos को sin में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, sin 90 - θ या sin 90 + θ, चूंकि इंडक्टिव सर्किट है तो आप sin 90 - θ लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे I = I0, तो ये I0 है 15, तो 15/√2। जब आप इसको कंपेयर करेंगे I = I0 cos ωt से, तो I0 की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो 15/√2 एम्पियर। ओके, अगर एवरेज की बात करोगे तो कंप्लीट साइकिल में एवरेज क्या आ जाएगा? 0। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, इन सारे क्वेश्चंस का हल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है, तब जाके आप बोर्ड को देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, डिफाइन द टर्म वाटलेस करंट। ऐसा करंट जिसका पावर कंजप्शन 0 होता है, ऐसा करंट वाटलेस, वाट होता है पावर की यूनिट, ऐसा करंट जिसका पावर कंजप्शन 0 होता है, ऐसे करंट को हम वाटलेस करंट बोलते हैं। और ये करंट किन सर्किट्स में बहता है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी पावर का कंजप्शन 0 हो जाता है और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर का कंजप्शन 0 हो जाता है। मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर का कंजप्शन 0 होता है? तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो पावर, एवरेज पावर होती है ERMS, IRMS, आपको पूरा ही लिखना है RMS। ठीक है, cos phi। और अगर आप इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो phi की वैल्यू 90 होती है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टिव सर्किट इज 90, दैट्स वाई पावर बिकम्स 0। इसलिए पावर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है।
ऐसे ही कैपेसिटिव सर्किट में भी फाई 90 होता है। कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है, लेकिन एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाने के कारण से एवरेज पावर क्या हो जाती है बच्चों? 0। ठीक है, ओके। अभी आगे इसका सवाल पक्की बात है पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा उस समय हम इसको लॉजिकली भी समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी पूछा नहीं गया तो इसको हम इतना नहीं समझाएंगे। ये तो बच्चों के दिमाग में एक ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन करना है, ऐसी बात उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ओके, इसलिए आप उतना ही बताएं जितना आपसे पूछा जाए। तो डिफाइन द टर्म वाटलेस करंट, तो ऐसा करंट जिसके लिए पावर कंजप्शन 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं वाटलेस करंट। अगला है ए रिएक्टिव एलिमेंट इन एसी सर्किट कॉजेस ए करंट फ्लोइंग। एक रिएक्टिव एलिमेंट है, अब वो कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी होता है। रिएक्टेंस तो दोनों का होता है, कुछ ना कुछ कैपेसिटर का भी होता है, इंडक्टेंस का भी, इंडक्टर का भी होता है। तो मैंने डब्बा बना दिया, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे दी है, ए रिएक्टिव एलिमेंट इन एन एसी सर्किट कॉजेस द करंट फ्लोइंग, पहला टू लीड इन फेस बाई π/2। करंट लीड कर रहा है, अगर करंट लीड कर रहा है तो क्या होगा? ये कैपेसिटर होगा। अगर करंट लीड कर रहा है तो क्या होगा? कैपेसिटर होगा। और दूसरा है टू लैग बिहाइंड द फेस बाई π/2, तो ये इंडक्टर होगा। करंट अगर लैग बिहाइंड है, करंट पीछे है वोल्टेज से, तो वो इंडक्टर होगा। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री का फेस डिफरेंस रहता है। ठीक है बच्चों, तो सीबीएसई के क्वेश्चंस चल रहे हैं, और ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से सीखने हैं तो कम से कम आपको डेरिवेशंस तो पता होने चाहिए ही चाहिए। हालांकि मैं डेरिवेशंस भी थोड़ा बहुत रिपीट करने की कोशिश करूंगा, अगर इसमें पूछा जाएगा तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन देखिए अगला, डिफाइन द टर्म आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू पीक वैल्यू। डिफाइन द टर्म आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है बच्चों? एसी अगर मैं कुछ भी बना दूं, यहाँ पे मान लीजिए रजिस्टर बना दिया, एसी करंट जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, वो साइनसॉइडली ऐसे चेंज होता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो उसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। हम फेजर्स की सहायता से समझ लेते हैं, वो अच्छी बात है। तो एसी करंट जो आपका ये चेंज हो रहा है, एसी करंट, हम उसको क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट से। किससे चेंज कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट से। बस शर्त ये रखते हैं कि वो जो कांस्टेंट करंट होगा, वो कांस्टेंट करंट भी उतना ही इफेक्ट दिखाना चाहिए, वैसे ही सारे इफेक्ट होने चाहिए उसके भी, जैसे इस करंट के हैं। तो इस कांस्टेंट करंट की भी वही हीटिंग इफेक्ट होनी चाहिए इस रजिस्टर से, जो हीटिंग इफेक्ट ये एसी दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए एसी का एक साइकिल या टी टाइम में जितनी भी हीट इससे बनती है रजिस्टर से, अगर उतनी ही हीट ये वाला करंट भी दे रहा है टी टाइम में, तो हम बोलेंगे ये जो करंट है वो आरएमएस वैल्यू है इस एसी की। ये जो करंट है वो आरएमएस वैल्यू है इस एसी का। और न्यूमेरिकली हम इसको बोलते हैं आई आरएमएस इज इक्वल टू, क्या निकल के आता है? I0 अपॉन √2। I0 यानी इस पीक का कौन सा हिस्सा होता है? √2वां हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप हीटिंग इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए आई आरएमएस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका एसी करंट जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा कांस्टेंट करंट उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो भी कांस्टेंट करंट होगा उसी को हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ओके बच्चों, बिल्कुल। तो अगला सवाल, हाउ मच एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल डज एसी सोर्स सप्लाई टू ए कैपेसिटर। कैपेसिटर को एवरेज पावर क्या होता है? तो किसी भी कैपेसिटिव सर्किट की एवरेज पावर 0 होती है, किसी भी इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर 0 होती है, दोनों ही सर्किट्स की एवरेज पावर 0 होती है। अभी अभी हमने इसको इस बात पे चर्चा की थी। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो करंट होता है I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी प्लस π/2, और इस सर्किट का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज E इज इक्वल टू E0, हमने पूरी थ्योरी साइन से बनाई है। ठीक है, साइन ओमेगा टी। तो सारी की सारी थ्योरी हमारी साइन से रही है। अगर तो इसका फेस देखिए, फेस डिफरेंस 90 डिग्री है, करंट लीड कर रहा है, करंट आगे है। तो फेस डिफरेंस अगर 90 है तो एवरेज पावर में जब हम I RMS cos phi लिखते हैं तो cos phi 90 होने के कारण से एवरेज पावर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, शाबाश।
तो एवरेज पावर जीरो हो कैसे जाता है, इस बात को समझिए आप। जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ेगा, एसी का वोल्टेज, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा किसी एक तरफ से, ठीक है। और कैपेसिटर की ये मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए एसी वोल्टेज की आप 90 वोल्ट है पीक वैल्यू, तो कैपेसिटर को उसने 90 वोल्ट से चार्ज कर दिया। उसके बाद इसका तो वोल्टेज कम होने लगा क्योंकि ये तो साइनसॉइडल है। अब अगर इसका वोल्टेज कम होने लगा है, सोर्स का वोल्टेज ये 90 वोल्ट पे है, ये कम वोल्टेज पे है, तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। हाई पोटेंशियल का रीजन, लो पोटेंशियल का रीजन, तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर चार्ज होता है और यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो जितनी भी एनर्जी उसने चार्जिंग के लिए लगाई थी वो पूरी की पूरी एनर्जी वो लौटा लेगा, वो कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी वो देता है पूरी की पूरी वापस आ जाती है, इसीलिए एवरेज पावर क्या होती है, पूरी साइकिल के लिए जीरो होती है। आधी ही साइकिल के लिए जीरो हो गई तो यहाँ से फिर से चार्जिंग होगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्जिंग होगा, तो पूरी साइकिल के लिए भी एवरेज पावर जीरो हो ही जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी वो देता है उतनी एनर्जी उसको वापस मिल जाती है एसी सोर्स को, तो इसलिए एवरेज पावर जीरो हो जाती है कैपेसिटिव सर्किट में, ओके। अगला देखिए, एन एसी सोर्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एन एसी सोर्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एन एसी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, प्रोड्यूसेस ए सर्टेन हीट एच। और ये जो एसी करंट है वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एच, इन रजिस्टर आर इन टाइम टी। ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस में हो रही है, आर रजिस्टर में हो रही है टी टाइम में। चलिए भाई, तो एक रजिस्टर में ये करंट जब गुजारा गया तब एच हीट प्रोड्यूस हुई टी टाइम में। कह रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम हीट इन द सेम रजिस्टर इन द सेम टाइम। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा आरएमएस वाली डेफिनेशन दे दी है कि वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू बताइए जो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करे इसी रजिस्टर से इसी टाइम में, उसको हम बोलते हैं आई आर एम एस। क्या बोलते हैं, आई आर एम एस, जो कि आई नॉट का कौन सा हिस्सा होगा, √2 में हिस्सा होगा। तो हमने उस वैल्यू को लिख दिया, करंट की वो वैल्यू जो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगी, उसको हम आर एम एस वैल्यू बोलते हैं। उसको हम डायरेक्टली आई नॉट अपॉन √2 से दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। अभी ये 1 मार्क के क्वेश्चंस चल रहे थे और अब चालू हो जाएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये सिलसिला हमारा काफ़ी लंबा जाने वाला है। हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिनको आप लगा लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाएंगे। तो बड़े आराम से आप उनको अच्छे से देखिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए, ओके। ए कैपेसिटर एंड ए वेरिएबल रजिस्टर एंड ए बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज। ए कैपेसिटर एंड ए वेरिएबल रजिस्टर एंड बल्ब, दिस इज बल्ब, ओके, ये इंडक्टर टाइप का लग रहा है, बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज। टू AC means in a circuit as shown, टू AC means in a circuit as shown, ठीक है। तो सर्किट आपको दिखाया गया है, बढ़िया सर्किट है, बहुत अच्छी बात। द बल्ब ग्लोज विद सम ब्राइटनेस, AC है, द बल्ब ग्लोज विद सम ब्राइटनेस, ओके, बल्ब जलेगा। ये RC सर्किट है आपका, कैपेसिटर है वो DC को तो पूरा ब्लॉक कर देता है, लेकिन AC है तो उसने उसको पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं कर पाया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अपोज करेगा, XC 1/ωc, और इसका भी अपोजिशन कुछ ना कुछ है R। तो करंट है कुल मिला के सर्किट में, और जिसके कारण से बल्ब ग्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया। हाउ विल द ग्लो चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड कीपिंग रेजिस्टेंस सेम। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी ग्लोइंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी ब्राइटनेस। बच्चों, जब भी आपको ब्राइटनेस का सवाल आए, आप करंट के बारे में सोचिए कि ऐसा करने से इस सर्किट के करंट में क्या फर्क पड़ा, और ऐसा करने से इस सर्किट के करंट में तभी पता चल पाएगा जब आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसा करने से इस सर्किट के अपोजिशन में क्या फर्क पड़ा। तो इस सर्किट का अपोजिशन, अगर ये RC सर्किट है तो R² प्लस XC² होगा, यानी अगर हम अपोजिशन को ढंग से लिखें तो 1/ωc² होगा,
ओके हमने क्या इसके ओमेगा के साथ छेड़खानी की नहीं, क्या इस रेजिस्टेंस के साथ छेड़खानी की नहीं, तो इसके साथ हमने छेड़खानी की नहीं, इसके साथ छेड़खानी की नहीं, हमने इसका कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने से, ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस को बढ़ाने से ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये पूरा जेड भी कम हो जाएगा, क्योंकि आर में कुछ जुड़ रहा है और वही कम हो गया जो जुड़ रहा है आर में। तो कैपेसिटर को बढ़ाने से ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। अपोजिशन ऑफ दिस सर्किट कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो ग्लोइंग भी बढ़ जाएगी, तो ग्लोइंग भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। अगला बताइए, अगला इसका अगला पार्ट ये है, द रेजिस्टेंस इंक्रीज कीपिंग कैपेसिटेंस कांस्टेंट। रेजिस्टेंस इंक्रीज कीपिंग कैपेसिटेंस कांस्टेंट। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें और कैपेसिटर को कांस्टेंट रखें तो आर को बढ़ाने से भी जेड बढ़ जाएगा, और जेड बढ़ जाएगा यानी अपोजिशन बढ़ जाएगा, और अगर अपोजिशन बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, अगर करंट कम हो गया तो ग्लोइंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस वाले सवालों को सोच सकते हैं। ब्राइटनेस करंट पे डिपेंड करती है और करंट अपोजिशन पे डिपेंड करता है, इसलिए पहले आप अपोजिशन के बारे में सोचिए कि इस सर्किट का अपोजिशन कैसा हो जाएगा, फिर करंट पे पहुंचिए कि अगर अपोजिशन ज़्यादा हो गया तो करंट कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, अपोजिशन कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द फिगर शोज द LCR सर्किट कनेक्टेड बाय ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 250 वोल्ट। मैं बना लूँ RCL कनेक्टेड बाय ए सोर्स 250 वोल्ट। चलिए, ए फिगर शोज LCR सर्किट कनेक्टेड बाय ए सोर्स 250 वोल्ट, L बराबर 50 मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी, C बराबर 80 माइक्रोफेराड, 80 माइक्रोफेराड, एंड R बराबर 40 ओम, 40 ओम। वेरी गुड। क्या पूछा गया है? डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। ऐसी फ्रीक्वेंसी बताइए जिससे ये सर्किट रेजोनेंस पे हो जाए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/√LC। अब आप देखिए L की वैल्यू क्या आपको दिया गया है, अगर आपको ओमेगा निकालना है तो, नहीं तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा की जगह आपको 2π न्यू लिखना पड़ेगा, और ये 2π कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π√LC, 1/2π। L की वैल्यू बताइए 50 मिली, 50 10⁻³ C की वैल्यू बताइए 80 माइक्रो, 80 × 10⁻⁶। इस चीज को आपको सॉल्व करना है और आपको ये फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी हम सोर्स की कर दें कि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में पहुंच जाए। ठीक है, तो 5 8 या 40, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये पावर आवर सब बाहर निकल आएगा और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में आएगी। अगर आप यहाँ इस चीज को सॉल्व करोगे तो वो आंसर रेडियन पर सेकेंड में आएगा। आपको यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आप यूनिट कौन सी लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, काफ़ी अच्छा। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बाकी जो बचा वो कैलकुलेशंस है। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस रेजोनेंस, तो अगर रेजोनेंस बन गया है तो उसका क्या क्वालिटी रहेगा? तो क्वालिटी होता है 1/R√L/C। जब आप क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं उसके बाद रिजल्ट आपका यही कुछ बन के आता है, 1/R 40√L 50 × 10⁻³ C 80 × 10⁻⁶। ओके, तो 0 से 0 जाएगा, 1/45 इंटू ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, -3 ऊपर था, +6 हो जाएगा तो 10⁻³ यानी 5000/8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यूनिट लेस, यूनिट लेस, इसमें आपको कोई भी यूनिट नहीं लगानी है। ये क्या है? यूनिट लेस, बिल्कुल। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है कभी कभार, क्योंकि एसी जो चैप्टर है उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स घुसा हुआ है, तो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। ठीक है, मैं तो लास्ट स्टेप पे जाके क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों के लिए।
आपको लेकिन करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है जिसमें कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला सवाल, द फिगर शोज द एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट है RCL, कुछ वैसा ही बना हुआ है जैसा पिछला वाला था, और L की वैल्यू, R की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है 50 ओम, और L की वैल्यू दिया गया है 40 मिली हेनरी, और C की वैल्यू दिया गया है 100 माइक्रोफेराड। तो LCR तीनों की वैल्यू दिया गया है। ओहो, मैंने हेनरी उधर लिख दिया, 100 माइक्रोफेराड इधर लिख दिया, 40 मिली हेनरी 100 माइक्रोफेराड। ओके, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। अभी देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। पहला पूछा गया है द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन बनाने के लिए सोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 1/√LC। आपको L की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर और C की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, और इस चीज़ को सॉल्व कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि रेजोनेंस लाने के लिए इस सोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी कर दी जाए। ठीक है, फिर आपको क्वालिटी फैक्टर बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर होता है 1/√L/C। आपको RLC तीनों की वैल्यूज दी गई हैं, आपको रख के डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो ये कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं। ये जो आपने देखा है ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ओके, बहुत बार जितने भी करा रहे हैं वो सारे के सारे रिपीट होते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। बस आपको ये सवाल सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेना है कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, उनको सीख लेना है, बाद बाकी तो हो ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन फिर से बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक ही साल में पूछे गए होंगे अलग अलग सेट में, इसलिए वैल्यूज चेंज कर दी हैं। अगली बार भी वही क्वेश्चन है, RLC बना हुआ है और आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बताइए रेजोनेंस कंडीशन के लिए। तो 1/√LC, आप L की वैल्यू लिखिए, C की वैल्यू लिखिए, उसके बाद द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो आपको 1/√L/C। तो LCR की अगर आपको तीनों की वैल्यू पता होंगी तो आप क्वालिटी फैक्टर भी बता सकते हैं और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं बड़े आराम से। तो ये सेट चेंज होने से थोड़ा थोड़ा अंक चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो मटेरियल रहता है वो मटेरियल वैसा ही रखते हैं। ठीक है, हर साल ये पैटर्न चेंज करते रहते हैं, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमको कोर वैल्यू जो है उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की, वो सीख लेनी है। पैटर्न चेंज होने से क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता, टाइप चेंज हो जाता है। वही क्वेश्चन MCQ में दे सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दे सकते हैं, वही क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके वो टाइप चेंज कर देते हैं। सो दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज π/2 इन AC सर्किट। बताना है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, इस चीज को प्रूव कीजिए। तो अब हमको प्रूव करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। कैपेसिटर बनाना है, वोल्टेज बनाना है, और हम लिखेंगे वोल्टेज के नीचे E = E0 sin ωt। हम कहेंगे कि देखिए हमने इतना वोल्टेज इस कैपेसिटर में लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो हमको मिल जाएगा इसका वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। तो E = Q/C। Q/C इज द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। अब यहां से हमको कैसे करंट को फाइंड करना है, कैसे भी करके, तो एक ही तरीका है, इस Q को डिफरेंशिएट कर दो। Q = CE, तो dQ/dt बन जाएगा आपका I, विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ CE, विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ CE। तो I हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ C, तो बाहर निकाल लें, E की जगह आप लिख दें E0 sin ωt। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। तो I = C, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन का cos ωt इंटू ओमेगा। ठीक है, ωt इंटू ओमेगा। एक बार फिर से करना पड़ेगा, इसको चेन रूल बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो E0 sin ωt का हो जाएगा cos ωt इंटू ओमेगा। तो I = ωc cos ωt। ये आ गया करंट की इक्वेशन। लेकिन बच्चों हम फेस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइन का फंक्शन है और एक कॉस का फंक्शन है, तो इसको भी हम साइन के ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और लिखते हैं कि भैया कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा। तो इस कॉस ओमेगा की जगह हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ओमेगा सी साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ओके, ओमेगा टी की जगह हम 90 प्लस थीटा ले सकते हैं, 90 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस π/2।
इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आई थिंक कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। I इज इक्वल टू जो आपका E था, E इज इक्वल टू पूरा क्या था, Q अपॉन C, तो Q इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे एक ई नॉट मिसिंग चल रहा है, वही मैं कहूँ कि कुछ मिसिंग हो गया। ओके, चलिए ये रहा आपकी करंट की इक्वेशन। फिर आप क्या क्या बता सकते हैं, चाहें तो आप इस पूरे को रिप्लेस कर दें आई नॉट से, अगर चाहें तो बहुत बार बुक्स कर देती हैं आई नॉट से, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगने लगता है, बाद में उसका कारण भी बताते हैं। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप ध्यान से देखिए जरा, वोल्टेज का फेस तो ओमेगा टी है, लेकिन करंट का फेस ओमेगा टी प्लस 5/2 है, करंट आगे चल रहा है। तो आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ई नॉट को ध्यान रखना है, ठीक है, वो ई नॉट भूल गए थे लिखना, छूट गया था कैसे भी पता नहीं। तो कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, इसको देख के ये नहीं बोल देना है कि सेम फेस है, कंपेयर ही नहीं कर सकते, एक साइन है एक कॉस है, तो उस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बता देंगे कि देखिए साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि उसमें केवल ओमेगा टी लिखा हुआ है, यानी करंट आगे चल रहा है। करंट कैसे चल रहा है, आगे चल रहा है। ओके बच्चे, तो हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चंस आगे लगाने वाले हैं रेगुलर, बहुत सारे के सारे चैप्टर्स के। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने से पहले पूरा क्वेश्चन बोल देता हूं, तो आप बहुत ध्यान से सुना करें वो क्वेश्चन क्या है, और फिर उसका हल देखा करें, उसका हल सुना करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में कभी कभी 1-2 पार्ट छूट जाते हैं, क्योंकि हम उसका जो मेन पार्ट है वही सॉल्व कर देते हैं, उसके साथ जो क्वेश्चन अटैच होता है उसको पढ़ते ही नहीं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में आपको अगर पूरा अच्छे से सिलेबस आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। उसके लिए आपको सीबीएसई के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए और खुद भी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, ठीक है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि लो हमने तो ये पार्ट छोड़ ही दिया, हमको पार्ट छोड़ने की आदत लग गई, हमको डायग्राम नहीं अच्छे से बनाने आते हैं, ठीक है, हमारी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हालांकि राइटिंग ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है फिजिक्स के पेपर में, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत लैंग्वेज वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है, कंसीडर ए सर्किट, LCR सर्किट गिविंग S1 द फिगर, ऐसा कुछ लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी, ठीक है बच्चों। तो हमको सीबीएसई की तैयारी करनी है, तो सीबीएसई जो जो चीज़ें मांगती है हम वो सारी चीज़ें उनको दे देंगे, डायग्राम भी बना के दे देंगे, और उसको वेल लेवल डायग्राम भी बनाया जाता है कभी कभी। ये तो सवाल वाले डायग्राम है, तो इसमें लेवलिंग नहीं करनी होती है, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। ओके, तो ध्यान से इनको सुनते रहिए और अच्छे से इनको सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।